नमस्कार। हमारे एसआरए के लेक्चर चल रहे हैं अभी, और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सेक्शन 10 है, 11 है, 14 है और 16 और 20 है। ये जो 11, 14, 16 और 20 है, ये जो है वो लिंक करते हैं सेक्शन 10 के साथ, इसलिए हमें ये एक साथ रीड करने होंगे। और एसआरए ऐसा सब्जेक्ट है जो कि दिखने में तो छोटा होता है, पर ये टेक्निकल है और इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किस हिसाब से? क्योंकि ये हर स्टेट की जुडिशरी में कवर होता है और हर लॉ के फील्ड के पर्सन को इसका नॉलेज होना अति आवश्यक है, क्योंकि मेनली जो कोर्ट में केसेस लगते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो ज्यादातर इसी के ही लग पाते हैं। और भी मैटर्स होते हैं, पर जितना मैंने देखा है कि अगर कोई परफॉर्मेंस करानी हो तो फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो आता ही आता है। तो शुरू करते हैं हम सेक्शन 10 से। सेक्शन 10 जो है, एक बार मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ इसका एसेंस क्या है। भाई, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया किसी पर्सन के साथ, अगर उस पर्सन ने अपना पार्ट जो है परफॉर्म नहीं किया, तो आप उस पर सूट फाइल कर सकते हो कि भाई आप वो अपना काम है वो पूरा करें। ठीक है, अब इस हम सेक्शन को रीड करते हैं। The specific performance of contract shall be enforced by the court subject to the provision contained in subsection 2 of section 11, सेक्शन 14, सेक्शन 16। यहाँ सेक्शन 20 नहीं लिखा है, पर सेक्शन 20 भी इंक्लूड है इसी के अंदर ही। कहने का मतलब ये है कि कोर्ट जो होगी वो मैंडेटरी है इस प्रोविजन पे कि कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाएगी। अगर किसी पार्टी ने ब्रीच किया है अपने पार्ट का परफॉर्म करने से, या नॉन परफॉर्मेंस की है किसी ने, तो कोर्ट करवाएगी। ये जो सेक्शन है ये सब्स्टिट्यूट हुआ था 2018 के अमेंडमेंट में। 2018 का अमेंडमेंट जो था वो एनफोर्स में कब आया वो आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं 1 अक्टूबर 2018 को। ये मैंडेटरी प्रोविजन है। पहले ये जो प्रोविजन हुआ करता था, ये हुआ करता था डिस्क्रिशनरी प्रोविजन। इसके अंदर शैल ऐड कर दिया, मे के वो हटा के, तब से ये जो है वो मैंडेटरी प्रोविजन बन गया है। उसके बाद अब ये जो सेक्शन है इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल क्या है कि ए जो है वो बायर है और बी जो है सेलर है। ए ने बी को ऑर्डर दिया था कि आप 10 टन जो है वो कैल्शियम मुझे प्रोवाइड करिएगा, 4 दिन 5 दिन जो भी उनकी एग्रीड टर्म्स थी। पर जो है बी ने अपना पार्ट जो है परफॉर्म नहीं किया। ए ने अपना जो पेमेंट पहले ही कर रखा था, बी ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, तो ए जो है वो सूट ला सकता है बी के अगेंस्ट, कि बी को वो कंपेल करेगा कि आप जो है अपना पार्ट परफॉर्म करो। अब सेक्शन 11 क्या कह रहा है कि specific performance of a contract shall be enforced when an act agreed to be done in a performance wholly or part of a trust। मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ट्रस्ट का भी हो सकता है। ट्रस्ट के अंदर कोई एक्ट है जो किया गया है उस पे भी हो सकता है, या तो wholly या पार्टली परफॉर्म भी किया जा सकता है। एक्सेप्ट एंड अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। सिर्फ तभी होगा जब इस एक्ट के अंदर जो है वो दिया गया होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जनरल प्रोविजन क्या है कि भाई हो सकता है परफॉर्म, पर अगर एक्ट के अंदर मना कर दिया है किसी प्रोविजन के अंदर कि नहीं आप ट्रस्ट के एक्ट का परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते, कोई पर्टिकुलर एक्ट का, तो आप नहीं करवा पाओगे उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सेकंड क्लॉज इसका कहता है कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ए ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। मतलब अगर ट्रस्टी ने अपनी पावर्स का एक्स्ट्रा यूज कर लिया या फिर उसका वायलेशन करते हुए जो उसको ड्यूटी दी गई है उससे ज्यादा वो अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है या वायलेट करता है अपनी ड्यूटी का, तो फिर वो जो है वो उसका परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। उसके बाद जो है वो सेक्शन 14 तब आएगा कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल। मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल नहीं है। इसका जो है क्लॉज ए, where a party to a contract has obtained substitute performance of a contract in accordance with the provision of section 20। मतलब एक क्लॉज ये कह रहा है इसका कि अगर सेक्शन 20 में किसी पर्सन ने सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले ली है तो फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी उसकी। बी कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ कंटिन्यूस ड्यूटी विच द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। मतलब ऐसा कोई एक्ट या ऐसी कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना आपको कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कोर्ट की सुपरविजन बहुत ज्यादा लग रही है, और जिससे कि कोर्ट अगर उस केस के अंदर अगर सुपरविजन करेगा पर्सनली, तो जो है वो काफी कोर्ट अपना मेन काम जो है जस्टिस देने का वो नहीं कर पाएगी।
तो कोर्ट जो है वो ग्रांट नहीं करेगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सी क्लॉज कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट on the personal qualification of the party that the court cannot enforce specific performance of its material term। मतलब अगर कोई पर्सन है जिसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन पे कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है और अगर वो पर्सन ही नहीं रहता तो फिर आप उसका परफॉर्मेंस नहीं करा सकते। एग्जांपल क्या है कि भाई एक पेंटर है, वो पेंटिंग करने का उसने ऑर्डर लिया था, उसको ऑर्डर मिला था मतलब कि भाई आप मेरी जो है पेंटिंग 10 दिन के अंदर आप प्रिपेयर करके दे दीजिएगा, परंतु वो पेंटर ही मर गया, अब वो किससे परफॉर्म करेंगे? तो अब कोर्ट जो है, आप सूट लेके जाओगे कोर्ट के पास तो कोर्ट कहेगी कि यहाँ पर पर्सनल परफॉर्मेंस का सूट है, ये पर्सनल परफॉर्मेंस अब हो नहीं सकती क्योंकि वो मर गया है, तो इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं होगी। डी पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन नेचर ऑफ डिटर्मिनेबल, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा है जो कि वॉइड या वॉइडेबल है और आगे जाके वो डिटर्मिनेबल ही है, मतलब खत्म ही होना है, तो फिर उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। अब आते हैं सेक्शन 16 पे। सेक्शन 16 क्या बोल रहा है? पर्सनल बार टू रिलीफ। बेरेट क्या कह रहा है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन फेवर ऑफ ए पर्सन, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उस पर अप्लाई नहीं होगा या वहां पर अप्लाई नहीं होगा जहां पर वो हैज ऑब्टेन सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 20, मतलब जिस पर्सन ने अगर सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले लिया है अपना सेक्शन 20 के अंदर तो उसको वापस फिर जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, बाहर कर रहा है ये सेक्शन। इसका बी क्लॉज कह रहा है who has become incapable of performing or violate any essential term of contract that on his part remain to be performed or act in fraud of contract willfully act at a variance। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर प्लेंटिफ खुद जो है वो क्लीन हैंड के साथ नहीं आ रहा, उसकी खुद की कहीं गलती है या उसने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया है, तो वो कैसे अपनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकता है? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ए ने बोला बी को कि आप मुझे जो है वो 20 किलो जो है वो चावल प्रोवाइड कर दीजिएगा। अब वो वहां पर सूट फाइल करता है बी के खिलाफ कि उसने मेरे को 20 किलो चावल नहीं दिए, पर बी जो है वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट में ये कह देता है कि साहब उसने मेरे को पहले पेमेंट ही नहीं किया, हमारी बीच की बात ये हुई थी कि पहले वो पेमेंट करेगा तो ही मैं 20 किलो चावल दूंगा। तो इसमें ये कोर्ट यही डिसाइड करेगी कि अगर जब तक आप अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करोगे तब तक जो है वो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो नहीं मिलेगी। इसकी मैक्सिम जो है वो आप लिख लीजिएगा, द प्लेंटिफ मस्ट कम विद द क्लीन हैंड, मतलब जो प्लेंटिफ है वो खुद क्लीन हैंड के साथ आना चाहिए तभी उसे जो है अपनी रिलीफ मिलेगी। उसके साथ जो इसका सी क्लॉज है वो ये कह रहा है कि who fails to prove that he has performed or has always been ready and willing to perform the essential term of a contract which are to be performed by him other than the term of which has been prevented or waived by the defendant। मतलब यहाँ पर पर्सन जो है जो क्लेम कर रहा है या जो डिमांड कर रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, वो हमेशा रेडी और विलिंग होना चाहिए। अब अगर उसको ये कह दिया जाए कि आपने अपना परफॉर्मेंस किया कि नहीं किया, या तो वो परफॉर्म कर दिया होगा या फिर वो रेडी है या विलिंग है वो कि नहीं मैं अभी कर दूंगा आपका परफॉर्म, बस आप मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो ग्रांट करवा दीजिए, ठीक है। उसकी एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है? वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स द पेमेंट ऑफ मनी it is not essential for the plaintiff to actually tender the defendant or deposit in court any money except when so directed by court। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई वो इमीडिएटली कोर्ट में अगर पैसा कराए, जब तक कोर्ट डायरेक्ट नहीं करेगी कि आप कोर्ट में पैसा जमा कराएं, आप जमा ना कराएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेकंड एक्सप्लेनेशन कह रही है द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव परफॉर्मेंस और रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इट ट्रू कंस्ट्रक्शन, मतलब द प्लेंटिफ को प्रूव करना होगा कि वो रेडी है और विलिंगनेस है कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद आप केसेस लिखिए, मैं केसेस के नाम जो है वो एक बार कुछ गलती ना हो जाए मेरे क्या कहते हैं अपने बोलने में, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में पूरा नेम दे दूंगा। पहला केस है कोरोमंडल इंडेंट प्रोडक्ट लिमिटेड वर्सेस गरुड़ चिट ट्रेडिंग कंपनी। इसमें कोर्ट ने कहा अंडर सेक्शन 16C ऑफ द एक्ट इट इज इंकम्बेंट ऑन द पार्टी हु वांट टू एनफोर्स द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अवेयर और प्रूव दैट he has performed or has always been ready and willingness to perform the essential term of the contract। मतलब कोर्ट ने यही कहा था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तभी ग्रांट की जाएगी जब आप प्रूव कर दें कि आप रेडी हैं और विलिंगनेस है अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद दूसरा केस जेपी बिल्डर वर्सेस ए रमादास राव। इसके अंदर कोर्ट ने कहा
Section 16C of the Act mandate readiness and willingness on the part of the plaintiff, and it is condition precedent for the obtaining relief or a grant of a specific performance in a suit for a specific performance. The plaintiff must allege and prove a continuous readiness and willingness to prove the contract on his part. From the date of the contract, the onus is on the plaintiff. मतलब कोर्ट ने सेम यही बात को जो हमने पिछले केस में डिस्कस की थी कि रेडीनेस और विलिंगनेस होनी चाहिए। अगर रेडीनेस और विलिंगनेस नहीं है तो आपका जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो सूट है वो आपको ग्रांट नहीं होगा और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो नहीं हो पाएगी। और ये जो प्रूफ करने का जो भार है, सबूत का भार, जिसे बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं, वो जो है वो हमेशा प्लेंटिफ पे ही रहेगा। अब इससे रिलेटेड जो एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब आप जजमेंट राइटिंग करेंगे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट आएगा किसी ना किसी कोर्ट के अंदर जहां पे आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, तो आपके पास अगर ये आएगा तो क्वेश्चन क्या फॉर्म होगा? क्वेश्चन ये फॉर्म होगा कि अगर प्लेंटिफ जो है वो रेडी है कि नहीं है अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए, वेदर द प्लेंटिफ इज रेडी और विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट, ये होगा, ना कि डिफेंडेंट के पार्ट पर ये जो है वो सबूत का भार होगा या बर्डन होगा प्रूव करने का। उसके बाद तीसरा केस है चांद रानी वर्सेस कमला रानी। इसमें केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन द केस ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी देयर इज नो प्रिजम्पशन एज टू द टाइम बीइंग एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इवन इफ इट इज नॉट बीइंग द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द कोर्ट में इन्फर दैट इट बीइंग बी परफॉर्म्ड इन रीजनेबल टाइम। अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो नहीं दिया गया है कि कोई टाइम एसेंस नहीं दिया, मतलब टाइम नहीं दिया कितने टाइम में आपको परफॉर्म करना है, तो कोर्ट ये कह सकती है कि आप अपने रीजनेबल टाइम में परफॉर्म करो उस एक्ट को। चौथा केस है संध्या रानी सुधा रानी। In the plaint of the plaintiff must allege that he was ready and willing to perform his part of the contract from the date of agreement till the date of institution of the suit। मतलब इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जिस दिन से आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और जिस दिन तक आपका जो सूट इंस्टीट्यूट हुआ है तब तक आपको कंटिन्यूसली रेडीनेस और विलिंगनेस अपनी प्रूव करनी होगी, अदरवाइज आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो है वो सूट आपके फेवर में ग्रांट नहीं होगा। उसके बाद सेक्शन 20 substitute performance of contract without prejudice to the generality of the provision contained in Indian Contract Act. When the contract is broken due to non-performance of promise by any party, the party who suffers such breach shall have option of a substitute performance through a third party। मतलब कॉन्ट्रैक्ट की जनरल प्रोविजन को छोड़ के अगर कोई भी प्रकार का नॉन परफॉर्मेंस हुआ जिससे कि एग्रीव्ड पार्टी ब्रीच हो गई, एग्रीव पार्टी को नुकसान हो गया, तो वो थर्ड पार्टी से वो परफॉर्मेंस करवा सकती है। उसके साथ साथ वो एक्सपेंसेस जो एक्स्ट्रा लगे हैं वो भी रिकवर कर सकती है। सेकंड क्लॉज कह रहा है इसका कि नो सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1 शैल बी अंडरटेकन अनलेस द पार्टी हु सफर सच ब्रीच हैज गिवन ए नोटिस इन राइटिंग ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज। मतलब अगर आपको थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस करानी है तो आपको कम से कम 30 दिन का नोटिस जो है वो ब्रीच जिस पार्टी ने ब्रीच किया है उसको देना ही होगा। प्रोवाइजो that the party who suffers such breach shall not be entitled to recover the expenses and cost unless he has got the contract performed by through the third party। मतलब अगर एक्सपेंसेस आपको रिकवर करने हैं तो इससे पहले आपको थर्ड पार्टी से परफॉर्म करवाना होगा। अगर आपने थर्ड पार्टी से परफॉर्म ही नहीं करवाया तो आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो है वो नहीं मिलेंगे। थर्ड क्लॉज कह रहा है इसका, he shall not be entitled to claim relief or specific performance against the party to breach। मतलब अगर आपने एक बार जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसी पार्टी से ले ली, थर्ड पार्टी से ले ली, तो फिर आप जो ब्रीच की हुई पार्टी है जिसने ब्रीच किया आपकी वायलेशन मतलब टर्म्स का, तो आप उससे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। चौथा क्लॉज कह रहा है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट द पार्टी हु हैज सफर्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम क्लेमिंग कॉम्पनसेशन फ्रॉम पार्टी इन ब्रीच। मतलब यहाँ इस सेक्शन में कई बार नहीं किया गया कि आप जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अलावा कॉम्पनसेशन ले नहीं सकते। आप ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, आप अपनी रिलीफ में जो है इस पॉइंट को डाल सकते हैं। कॉम्पनसेशन इसकी जो है वो एडिशनल रेमेडी है, ये आपको समझना होगा। सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस का एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल ये है कि ए जो है वो बायर है, बी जो है वो सेलर है, ठीक है। ए ने जो है वो बी को बोला कि भाई मुझे तू 10 केजी जो है वो राइस दे 25,000 के हिसाब से। 25,000 रुपए जो है वो टोटल उसका कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस था उनका, जो उन्होंने 10 केजी के राइस का किया था।
तो भाई उसने बोला कि मुझे 10 डेज के अंदर जो है वो डिलीवर कर देना 10 केजी राइस, परंतु जो है वो बी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाया अपना कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई अब सरासर बात है कि भाई अगर ए को लेना है तो वो अब इससे नहीं लेगा तो किसी और से लेगा। तो उसने क्या किया भाई, सी को अप्रोच किया, सी को बोला कि भाई सी आप दे सकते हो क्या? सी ने बोला ठीक है मैं दे दूंगा। पर जो 25,000 लग रहे थे पहले बी को देने में 10 केजी राइस को, अब यहाँ लग रहे हैं 30,000, मतलब 5,000 रुपए एक्स्ट्रा, जो कि हमारा क्या हुआ, एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया अपने पार्ट जो अपने परफॉर्मेंस जो है करवानी थी, इसलिए सब्सिट्यूट परफॉर्मेंस कराने के लिए। तो वो सी से जो है वो लेता है 30,000 के भाव पे 10 केजी जो है राइस। अब जो है वो ए जो केस लगाएगा उसमें जो कॉम्पनसेशन जब मांगेगा ना, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चलो नहीं हो पाई क्योंकि सब्सिट्यूट परफॉर्मेंस हो गया, तो जब वो कॉम्पनसेशन डिमांड करेगा तो वो 5,000 जो है ना, ये 5,000 इसका एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन मांग सकता है वो, कि नहीं मुझे 5,000 दिलाया जाए, क्योंकि ये जो बी की गलती थी, बी की गलती से जो मुझे लॉस हुआ है उसका जो है वो बी को ये 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। ये है एग्जाम्पल जो है वो सब्सिट्यूट परफॉर्मेंस का है।